गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तो चलो, पिछले वीडियो में हमने वर्क के बारे में बात किया था। आज हम फिर से वर्क के बारे में आपके लिए एक खास वीडियो लेके आए हुए हैं, जिसमें हम ये बात करेंगे कि वर्क के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि वर्क को डिफाइन करने की कोशिश की थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था इस पर, और हमने ये देखा था कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी डेवलप किया था कॉन्सेप्ट कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होगा तो उस केस में वर्क के लिए हम क्या करेंगे। तो हमने वहां पे क्या किया था कि W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। जैसे कि ये है आपका डिस्प्लेसमेंट और ये है आपका फोर्स, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो ये कहानी हुई थी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर कोई एंगल हो तो हम लोग क्या करते हैं कि उस एंगल का कॉस ले लेते हैं। क्या लेते हैं? उस एंगल का कॉस, और उस एंगल का कॉस और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमको उस केस में वर्क का अमाउंट कितना हुआ ये हमको पता चल जाता है। ठीक है, अब यहीं से एक बात होती है कि वर्क का ये जो कंडीशन है ना, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये एक स्पेशल कंडीशन, स्पेशल नहीं है एक्चुअली, वर्क का मेन फॉर्मूला यही है। ठीक है, और ये जो W इज इक्वल टू एफ एस हम लेते हैं, ये W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा का सिंप्लीफाइड वर्जन है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, क्योंकि जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो थीटा आपका हो जाता है 0 डिग्री, और उस केस में कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1, और इसमें अगर हम 1 डालें तो हमको मिलता है सिर्फ एफ एस। इसलिए ये इसका एक स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, अब अगर हम वर्क का जनरल फार्मूला लें एफ एस कॉस थीटा, हमेशा याद रखिए एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, यही इसका फार्मूला है वर्क का अमाउंट निकालने के लिए। तो आप देखेंगे कि वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। हालांकि कॉस थीटा तो एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कॉस थीटा है इसके कई सारे वैल्यूज होते हैं। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अगर थीटा इज इक्वल टू हो जाए 30 डिग्री, ठीक है ना, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अगर कॉस हो जाए 45, थीटा हो जाए 45, तो उस केस में इसका वैल्यू हो जाता है 1/√2 कॉस 45 डिग्री का। ठीक है, और अगर कॉस का वैल्यू हो जाए 60 डिग्री, 60 डिग्री अगर थीटा का वैल्यू आप ले लें, थीटा इक्वल टू, तो उस केस में कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2, और अगर कॉस को हम लोग 90 ले लें तो उस केस में इसका वैल्यू हो जाता है 0। यानी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, फोर्स लगेगा या तो ऊपर, या फिर आप इसको इधर भी कर सकते हो। उस केस में ये दोनों एंगल यानी कि एस और एफ, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल जब दोनों के बीच में होगा उस केस में cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो फिर आपका जो वर्क है वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक, तो इन दैट केस वर्क विल बी मैक्सिमम, राइट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे पे राइट एंगल पे है, उस केस में आपका जो वर्क है दैट विल बिकम 0, यानी कि उस फोर्स के चलते कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, और अगर किसी हालत में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, यानी कि फोर्स आप लगा रहे हो लेफ्ट की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट की तरफ, तो उस केस में हो जाता है थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर है, ये है फोर्स, ये एंगल हो जाएगा कितना 180, और 180 पे कॉस का वैल्यू होता है -1, और उस केस में आपका जो वर्क है वो हो जाएगा निगेटिव वर्क, राइट। तो वर्क निगेटिव हो सकता है, वर्क पॉजिटिव हो सकता है, और वर्क 0 भी हो सकता है, लेकिन ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये 0 होना इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन सा एंगल है,
ठीक। और उस एंगल का जो कोसाइन है उसका वैल्यू क्या है, यही डिसाइड करेगा कि आपका वर्क पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर जीरो है। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखने वाली बात ये होगी कि वर्क का जो हम लोग डेफिनेशन लेते हैं या वर्क का जो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं एफ एस कॉस थीटा। अब एफ जीरो हुआ, सपोज एफ जीरो हुआ तो पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो फोर्स अगर जीरो हुआ तो फिर वर्क तो जीरो होगा, क्योंकि बिना फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, फोर्स आपने लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब ये हो सकता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में, देखिए कि अगर आप फोर्स लगाते हो, मे बी डिस्प्लेसमेंट हो और डिस्प्लेसमेंट ना भी हो, तो हमने फोर्स लगाया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क जीरो। आपने फोर्स ही नहीं लगाया, जब फोर्स लगाया ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, उस फोर्स के चलते डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, इसलिए वहां पे तो वर्क ऐसे ही जीरो होगा। और तीसरी बात ये हो सकती है कि आपने फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसके राइट एंगल पे हो रहा है, तो उस केस में कॉस थीटा जीरो हो जाता है, दैट इज वाई आपका जो है वर्क हो जाता है जीरो। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिस पे वर्क डिपेंड करते हैं। अभी देखो क्या होता है कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है, कि मान लीजिए कि ये सर्किल है और आपने एक पत्थर को यहाँ से रस्सी बांध के इस पत्थर को यहाँ से रोटेशन दे दिया है, ठीक है। पत्थर में एक टेंशन होता है, ये आप जब इसको घुमाते हो तो ये रोप में जो टेंशन है वही इसको सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू रखता है। जैसे ही ये रोप यहाँ से कट होगा, ठीक है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे स्टोन होगा, ठीक है, वो वहीं से उस सर्किल के टेंजेंट के डायरेक्शन में एस्केप कर जाता है, ठीक है। यानी कि जब तक इस पत्थर पे फोर्स लगता रहता है तब तक वो स्टोन एक सर्किल पे घूमता रहता है। अभी यहाँ देखो, ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा राइट एंगल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई अगर सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ पे अगर स्टोन को आप घुमाते हो फोर्स लगाने के बाद भी, तो आप कोई वर्क नहीं करते हो। दैट इज वाई क्या होता है कि सन के अराउंड अर्थ इतने सालों से घूम रहा है, लेकिन सन और अर्थ के बीच का जो फोर्स है वो, और जिस वक्त अर्थ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर बोला जाए तो हर एक टेंजेंट जो है, ठीक है ना, वो क्या होता है अपने आप मतलब कि रेडियस पे 90 डिग्री होता है। इसलिए इस पूरे सिस्टम में जो सोलर सिस्टम है हमारा, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, अगर हम ये मान भी लें कि वो सर्कुलर सिस्टम में घूम रहा है, तब भी अर्थ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि सन ने अर्थ पे फोर्स लगाया और अर्थ में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर वर्क कंटिन्यूअसली होता रहता तो इस सिस्टम में इतना एनर्जी इकट्ठा हो गया रहता अब तक, ठीक है, कि उस एनर्जी को हम लोग परिकल्पना भी उसकी नहीं कर सकते। तो हम लोग अब नेक्स्ट टाइम ये देखेंगे कि ग्रेविटेशनल वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, कि अभी तो हमने देखा कि नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें वर्क की क्या डेफिनेशन है। अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो में ये देखेंगे कि वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है, पहली बात। और वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी अगर हम देखेंगे तो हम उसके साथ ये भी देखेंगे कि वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी में क्या पाथ पे वो वर्क डिपेंड करता है कि नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स लगता है वहाँ पे एक फोर्स है ग्रेविटी का, और वो एक स्पेशल फोर्स है। स्पेशल इन सेंस, किस सेंस में स्पेशल है ये हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे इस पर, ठीक है बच्चों। तो वर्क के लिए इतना, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से मिलते हैं, फिर हम लोग वर्क पे बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बनाएंगे। तो आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर।